हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन ऑफ ट्रू कॉलर। तो प्रोबेबली आप सब ने ट्रू कॉलर तो यूज़ किया ही होगा। आपने नोटिस किया होगा कि कैसे जैसे ही आपके फ़ोन में किसी अननोन नंबर से कॉल आता है वो बहुत ही जल्द उस पर्सन का नेम आइडेंटिफाई करके आपको फ़ोन में शो कर देता है। एंड वो ये भी बताता है कि क्या जिस नंबर का कॉल आ रहा है वो स्पैम है क्या या कोई मार्केटिंग कॉल है क्या। तो आज के वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं कि कैसे ट्रू कॉलर ये करता है। तो सबसे पहला कि कैसे ट्रूकॉलर हर एक नंबर को आइडेंटिफाई कर लेता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने लॉगिन भी कभी नहीं किया है ट्रूकॉलर में, तो भी ट्रूकॉलर को पता होगा कि इस नंबर का जो पर्सन है उसका ये नाम है। और इतना फास्ट लुकअप ट्रूकॉलर कैसे करता है, और साथ में अगर बहुत स्लो इंटरनेट है तो भी ये डिटेक्ट कर लेता है कि क्या वो कॉल जो आ रहा है वो स्पैम है या नहीं है। अगला है नेम सर्च। तो ट्रूकॉलर में लगभग 5 बिलियन डेटा स्टोर्ड है। तो कैसे ट्रू कॉलर आप कुछ भी नेम सर्च करते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये किस बंदे का नंबर है। ये भी हम देखने वाले हैं। साथ में अगला कि ट्रू कॉलर iOS में क्यों काम नहीं करता है उतने अच्छे से। तो सबके पीछे का लॉजिक और टेक समझते हैं कि कैसे ट्रू कॉलर इन सब चीज़ों को हैंडल करता है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रूकॉलर के पास लगभग 5 बिलियन से भी ज़्यादा फ़ोन नंबर है ग्लोबली। अगर डेटा रिट्रीव करने का बात तो भी छोड़ ही दो, क्योंकि इतने बड़े नंबर को स्टोर करना ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साथ में ट्रूकॉलर में हर सेकेंड 30K से भी ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं, तो उसका थ्रूपुट मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और साथ में ये सब चीज़ मैनेज करते हुए 200 मिली सेकेंड से कम में ट्रूकॉलर को आइडेंटिफाई करना होगा कि जो नंबर से कॉल आ रहा है वो किस बंदे का है। तो समझते हैं कि करके कैसे ये ट्रू कॉलर ये सब करता है। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे ट्रू कॉलर को पता चलता है कि जो नंबर है वो किस बंदे का है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। मैंने ट्रू कॉलर में साइन अप किया है, बट जो पर्सन बी है उसने कभी भी ट्रू कॉलर में साइन अप नहीं किया है। तो लेकिन भी जब किसी बंदे के फोन में पर्सन बी का कॉल आएगा तो ट्रू कॉलर उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो किस बंदे का कॉल है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप ट्रू कॉलर में साइन अप करते हो वो आपसे आपके कॉन्टेक्ट्स का परमिशन मांगता है। तो यहीं पे सारा गेम होता है। जैसे ही आप इसे अपने कॉन्टैक्ट्स का परमिशन देते हो, ये अपने डेटाबेस में आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर है जिस भी नाम से स्टोर है वो अपने डेटाबेस में उसे स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर पर्सन बी ने कभी साइन अप भी नहीं किया है ट्रू कॉलर में, लेकिन आपके फ़ोन में अगर पर्सन बी का नंबर स्टोर है तो भी ट्रू कॉलर आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये पर्सन बी का नंबर है। तो अब यहाँ पे दो बड़ा प्रॉब्लम आता है कि तो किसी बंदे ने अगर साइन अप किया तो उसके फ़ोन में हंड्रेड्स ऑफ फ़ोन नंबर सेव होते हैं। तो अगर 10 बंदे ने ही साइन अप कर लिया तो मान लो अगर एक बंदे के फ़ोन में 100 नंबर भी थे तो हमारे पास 1000 नंबर आ गए और हमें अब 1000 नंबर को डेटाबेस में स्टोर करना है। तो इतना ज़्यादा डेटा को ट्रू कॉलर कैसे हैंडल करता है वो हम देखेंगे। और एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि मान लो पर्सन ए के फ़ोन में आपका नंबर राहुल के नाम से सेव होगा और पर्सन बी के फ़ोन में आपका नंबर राहुल न्यू के नाम से सेव होगा और पर्सन सी के फ़ोन में आपका नंबर दोस्त के नाम से सेव होगा मान लो। तो ट्रू कॉलर कैसे आइडेंटिफाई करना है कि उसे कौन सा नाम किस शो करना है अभी। लाइक अगर किसी फ़ोन में आप इस नंबर से कॉल गया तो उसके फ़ोन में ये अननोन नंबर अभी सेव नहीं है, तो उसे वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि उसे अभी राहुल शो करना है या राहुल न्यू शो करना है या दोस्त शो करना है। तो यहाँ पे एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो डेटा कैसे स्टोर करता है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रू कॉलर के पास अभी लगभग 5 बिलियन से भी ज़्यादा नंबर्स हैं। तो अगर 5 बिलियन रोज अगर हम स्टोर करने जाए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने आप में। आप बोलोगे क्या प्रॉब्लम है, एसक्यूएल लेते हैं, एसक्यूएल में 5 बिलियन रोज स्टोर कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि एसक्यूएल जो है वो वर्टिकल स्केलिंग यूज करता है। वर्टिकल स्केलिंग वर्टिकल स्केलिंग का मतलब जो एसक्यूएल है वो एक ही सर्वर को बड़ा करते जाता है। अगर अभी आप मान लो आपके पास 1000 डेटा है तो इसके पास जो सर्वर का साइज है वो एक्स है। तो अगर अब अभी आपके पास 10,000 डेटा आ गया तो वो सेम सर्वर को बड़ा कर देगा। अभी जो उसका साइज हो जाएगा वो वाई हो जाएगा। लेकिन ये एक टाइम के बाद जाके रुक जाएगा क्योंकि आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ आपके पास रैम है, आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ आईओ इवेंट उसमें कर सकते हो। इसे एक एग्जांपल से और अच्छे तरीके से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेम्पो था जिससे कि आप सामान लाया ले जाया कहते थे। तो अगर आपके पास अब ज़्यादा सामान हो गया तो आपने टेम्पो से पिकअप में अपग्रेड कर लिया। टेम्पो था, पिकअप में आपने अपग्रेड कर लिया।
अगर आपके पास अभी और ज़्यादा सामान आ गया तो आपने पिकअप से एक ट्रक में अपग्रेड कर लिया, लेकिन इसका साइज एक लिमिटेड अमाउंट तक है कि आप इतने ही बड़ा इसको कर सकते हो। उससे ज़्यादा बड़ा करने में मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। उतने बड़े ट्रक को हैंडल करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो सेम आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एसक्यूएल भी ऐसे है कि एक वर्टिकल स्केलिंग, आप सेम चीज़ को ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, एक एक लिमिट में जाके वो रुक जाता है। तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन ढूंढा और हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कैसेंड्रा। कैसेंड्रा क्या होता है कि एक ही सर्वर यूज़ करने की जगह ये मल्टीपल सर्वर्स यूज़ करता है। आपके पास 5 बिलियन डेटा था, तो 5 बिलियन डेटा को इसने 1,000 अलग अलग सर्वर में स्टोर किया इसने। तो अभी आपके पास एक सर्वर में लगभग 5 मिलियन डेटा है स्टोर करने को। तो अब क्या हुआ कि अब एक सर्वर के ऊपर लोड भी कम है, और अगर आपको कुछ डेटा चाहिए उस सर्वर से तो भी आपके पास बहुत कम रो है उसमें क्वेरी करने को। तो अगर आपके पास 5 बिलियन रो होते तो उसमें क्वेरी करना बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है क्वेरी करने में, लेकिन जो 5 मिलियन है उसमें क्वेरी टाइम बहुत ही कम है। और ये मल्टीपल सर्वर्स में इस तरीके से स्टोर करता है कि मान लो मेरा जो सर्वर है वो इंडिया या इंडिया के आसपास कहीं पे स्टोर है, और अभी जो अननोन नंबर है वो अननोन नंबर +91 से स्टार्ट हो रहा है। तो +91 से स्टार्ट होने वाले नंबर को ये एक सर्वर में स्टोर कर देगा। अगला जो सर्वर होगा उसमें वो +1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को सेव कर देगा। तो इसके वजह से इंडिया के नज़दीक ये सर्वर है, तो जो टाइम हमें लगेगा इसमें क्वेरी करने में वो टाइम भी काफ़ी कम लगेगा। एक बार हम स्लाइड में देख लेते हैं कि स्लाइड में क्या क्या है। तो स्लाइड में भी सेम चीज़ लिखा हुआ है। एक चीज़ जो मैंने बताया नहीं आपको, जो एसक्यूएल था उसको हम वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं, बट जो कैसेंड्रा है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है। इसमें एक ही सर्वर को बड़ा करने की जगह यहाँ पे मल्टीपल सर्वर हम इटेब्लिश करते हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी कहते हैं। जो मैंने आपको बताया कि सेम चीज़ कि मल्टीपल सर्वर्स होंगे। मान लो +91 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम इस सर्वर में स्टोर कर देंगे, जो +1 से हो रहा है उसको इस सर्वर में, +44 को इस सर्वर में। सेम चीज़ ये जो स्लाइड है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको यहाँ पे अभी जो कुछ चीज़ लिखा हुआ है वो भी नहीं दिखता होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा वीडियो प्ले होता होगा। तो टेंशन मतलब ये मैं स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको भी एक बार रीड कर सकते हो, काफ़ी डिटेल में यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। तो अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि अगर सेम नंबर अलग अलग नाम से स्टोर्ड है तो ट्रू कॉलर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि उसको अभी कौन सा नाम शो करना है। मान लो सेम पर्सन कॉन्टेक्ट ए के फ़ोन में राहुल जिम के नाम सेव है, सेम पर्सन कॉन्टेक्ट सी के फ़ोन में राहुल सेल्स के नाम सेव है, सेम पर्सन कॉन्टेक्ट बी के फ़ोन में सोना का नाम सेव है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीका पहले देखते हैं। तो पहला तरीका आप ये बोल सकते हो कि लेट्स से जो मेरे एसक्यूएल है, एसक्यूएल में सिंपल एक क्वेरी हम रन करते हैं कि सिलेक्ट करते हैं कि उस नंबर से कितने नेम असाइंड है और काउंट कर लेते हैं, और उसको सॉर्ट कर देते हैं नंबर ऑफ नेम्स के बेसिस में, और जो भी हमारे टॉप में नेम आएगा वो हम शो कर देते हैं। लेकिन आप सोचो हमारे पास 5 बिलियन से भी ज़्यादा नंबर है, और 5 बिलियन डेटा में ये एसक्यूएल क्वेरी रन करना नॉट पॉसिबल, कहीं क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अपाचे स्पार्क टेक्निक का। इसमें क्या होता है कि हम एक वेटेड ग्राफ बनाते हैं। अगर आपने ग्राफ पढ़ा हो तो ग्राफ में एक पेरेंट नोड होता है, पेरेंट नोड के काफ़ी सारे चाइल्ड नोड होते हैं। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं कि जो नंबर है, मान लो ये कोई नंबर था, इस नंबर का एक चाइल्ड नोड है जिसका नाम है राहुल, राहुल के नाम से ये नंबर सेव था, तो हमने इसका एक चाइल्ड नोड बनाया, इसको हमने नाम असाइन कर दिया राहुल। जिसका अगला चाइल्ड होगा वो राहुल न्यू के नाम से होगा मान लो। और ये मान लेते कि 5 लोग के फ़ोन में ये जो नंबर है वो राहुल के नाम से सेव है, तो इसका जो वेट होगा वो 5 हम असाइन कर देंगे। जो राहुल न्यू है वो 2 के फ़ोन में राहुल न्यू के नाम से सेव है, तो हम इसका जो वेट है वो 2 असाइन कर देंगे। और अब हम क्या करते हैं कि जिसका भी वेट सबसे अधिक होता है इस नंबर को हम वो नाम असाइन कर देते हैं, ऐसा ग्लोबल नेम। यहाँ पे आप देखो कि सेम चीज़ लिखा हुआ है कि अपाचे स्पार्क क्या करता है कि एक वेटेड ग्राफ बनाता है, एंड जिसका भी वेट सबसे अधिक है उसको एज अ ग्लोबल पब्लिक नेम में असाइन कर देता है। और साथ में जो ये अपाचे स्पार्क है ये वो मल्टीपल पार्टीशन में काम करता है। हमारे पास जो 5 बिलियन डेटा है उसको हम स्प्लिट कर दिए 1000 अलग अलग पार्टीशन में। अब क्या हुआ कि अब मुझे अगर मान लो सर्च करना है कि जो नंबर है वो नंबर का क्या एग्जैक्टली नाम है, तो ये अब 1000 अलग अलग जगह ये प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल इसका नाम है एग्जीक्यूशन, यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं एग्जीक्यूशन 1, इसको हम नाम देते हैं एग्जीक्यूशन
टू। तो हर एक एग्जीक्यूशन क्या करेगा, यहाँ पे ये फाइंड करेगा कि इस जो एग्जीक्यूशन है उसमें जो ये नंबर है वो किस किस नाम से सेव है। मान लो यहाँ पे एग्जीक्यूशन 1 में राहुल के नाम से ये 5 बंदों ने सेव किया था, राहुल न्यू के नाम से 2 बंदों ने सेव किया था। और ये जो दूसरा एग्जीक्यूशन है उसमें भी राहुल के नाम से 3 बंदों ने सेव किया था और राहुल न्यू के नाम से 1 बंदे ने सेव किया था, मान लो किसी अननोन के नाम से 1 बंदे ने सेव किया था। फिर फाइनली क्या होता है कि जितने भी पार्टीशन है इसको उसको हम सफल कहते हैं। इस प्रोसेस को सफल फेज भी कहते हैं। इसमें हम सफल करके सारे एग्जीक्यूट को मर्ज करते हैं और जो भी हमारा सबसे अधिक वेट आता है, फॉर एग्जांपल ये चारों हमने 4 अलग अलग पार्ट में इसको एग्जीक्यूट किया, सॉरी हमने 1000 में किया था, तो हजारों का हमने एवरेज ले लिया और उसमें जो भी मैक्सिमम आया था, फॉर एग्जांपल राहुल मैक्सिमम आया था, तो हमने जो ग्लोबल नेम है उसको राहुल असाइन कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आपका अपाचे स्पार्क काम करता है। और ये जो अपाचे स्पार्क है, ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने अभी साइनअप किया, मान लो किसी एक्स बंदे ने साइनअप किया अभी ट्रू कॉलर में और उसके फ़ोन में जो नाम है वो किसी एक अलग ही नाम से सेव है, तो ये उसी समय अपाचे स्पार्क रन करके वापस से वो ग्राफ क्रिएट नहीं करेगा और ग्लोबल पब्लिक नेम अपडेट नहीं करेगा। ये क्या होता है, ये ये एक टाइम इंटरवल के बाद ही रन होता है, क्योंकि अगर कोई नया बंदा साइनअप कर रहा है और अगर उस समय हम अपाचे स्पार्क रन करें तो ये काफ़ी हमें महंगा पड़ेगा और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और हमें उसका नीड भी नहीं है, कि तुरंत में हमें उस नाम को अपडेट करना है। इसलिए हम इसे मान लो कि हमने शेड्यूल कर दिया रात के 2 बजे, तो अब डेली रात के 2 बजे रन होगा। और मान लो अभी ये राहुल के नाम से इसका वेट सबसे अधिक था, लेकिन आज 10 बंदों ने साइनअप किया और राहुल चेंज होके कुछ XYZ हो गया, XYZ का वेट अधिक हो गया। हैंड राइटिंग काफ़ी गंदा है भाई। वेट अधिक हो गया, तो अब जो ग्लोबल पब्लिक नेम है वो राहुल से चेंज होकर XYZ हो जाएगा। तो होप आपको समझ आया कि ये अपाचे स्पार्क कैसे काम करता है और कैसे ग्लोबल नेम असाइन होता है किसी भी नंबर को। अब देखते हैं कि जो लेटेंसी वाला प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होता है। चलो ये तो हो गया कि अब एक डेटाबेस की जगह हमारे पास 1000 डेटाबेस है, 1000 सर्वर है और एक सर्वर में हमारे पास 5 मिलियन नंबर है। लेकिन भी जो ट्रू कॉलर है उसका लेटेंसी है कि उसे 200 मिली सेकेंड से भी कम में आपको आउटपुट ला के देना है, कि कोई भी अननोन नंबर है उसे वो 200 मिली सेकेंड से भी कम में बताना है कि ये किसका है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बार बार डेटाबेस में जाके क्वेरी करें कि ये नंबर किसका है, उसका नाम बताओ मुझे, तो एक डेटाबेस क्वेरी 50 मिली सेकेंड से 100 मिली सेकेंड का टाइम लेता है और बार बार करना इसे टाइम कंज्यूमिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रेडिस का। जो आपका रेडिस होता है वो आपका रैम में डेटा स्टोर करता है और जो आपका डेटाबेस था जो आपका डेटाबेस कैसेंड्रा था वो आपका जो डेटा सेव करता है वो आपका डिस्क स्पेस में सेव करता है। तो कोई भी चीज़ गेट करना डिस्क से वो हमें 50 मिली सेकेंड से 100 मिली सेकेंड लेता है, और जबकि हम सेम चीज़ को अगर रैम से गेट करें तो रैम आपका वही सेम काम को 5 मिली सेकेंड में कर देता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हॉट डेटा है आपके पास, मतलब कोई नंबर जो कि वायरल नंबर है, बार बार उसी नंबर से कॉल आ रहा है, या कोई स्पैम नंबर है जिस नंबर से बार बार सब लोगों को कॉल किया जा रहा है, तो कुछ ऐसा नंबर जो कि बहुत मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहे हैं उसको हम रेडिस में स्टोर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि पहले कोई भी नंबर से कॉल आया तो वो पहले रेडिस में चेक होगा क्या वो नंबर रेडिस में मेरा अवेलेबल है। अगर रेडिस में अवेलेबल है तो 5 मिली सेकेंड से भी कम में हम सेम क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेंगे। अगर नहीं है तो उसके बाद हम डेटाबेस के पास जाएंगे। तो इससे हमारा लेटेंसी का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। एंड जो कैसे हीट रेट है ट्रू कॉलर का वो 90% है, मतलब समझो कि 90% टाइम हमारा जो लेटेंसी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, कि 90% टाइम 100 मिली सेकेंड की जगह 5 मिली सेकेंड में हमें डेटा मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम लेटेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप इसे रीड करना। जो भी आपका हॉट डेटा है जो मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है उसके लिए हम रेडिस में जाएंगे, और जो डेटा अभी आपका यूज़ में नहीं है उसके लिए हम कैसेंड्रा में जाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया कि 90% टाइम जो कैसे है वो हीट हो जाता है रेडिस का, तो इससे काफ़ी बड़ा हम लेटेंसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब अगला प्रॉब्लम ये देखते हैं कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि काफ़ी स्लो इंटरनेट होने के बावजूद भी जो ट्रू कॉलर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि जो नंबर है वो स्पैम है या नहीं है। तो ये कैसे होता है?
अब इसका ये सॉल्यूशन एक हो सकता है कि मान लो हमारे पास जितने भी स्पैम नंबर्स है उसको हम लोकली ट्रू कॉलर में स्टोर कर दें, और जब भी कोई नंबर से कॉल आया उसको हम लोकली चेक कर ले कि क्या ये स्पैम है। तो इसमें हमें इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं होगी और ये बहुत फास्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो स्पैम नंबर्स का डेटा है वो टेराबाइट्स में है, और टेराबाइट्स को लोकली स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। तो ट्रू कॉलर यहाँ पे काफ़ी अच्छा टेक्निक यूज़ करता है, जो कि मैंने आपको बताया। ये यूज़ करता है प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर, जिसको कि हम ब्लूम फिल्टर्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या करता है कि जितने भी हमारे पास स्पैम नंबर्स है उसमें ट्रू कॉलर एक पैटर्न आइडेंटिफाई करता है कि जितने भी स्पैम नंबर्स है इसमें एक कॉमन पैटर्न है, एंड उसको वो 0 एंड 1 में कन्वर्ट करता है बिट्स में। और जो ये एक हमारे पास पैटर्न है, जो भी पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया यहाँ से 1 या 10 पैटर्न, उसको अब वो जो है वो टेराबाइट से डिक्रीज होके कुछ एमबी में बन जाता है। एमबी का साइज हो जाता है उसका। अब अगर उसका साइज एमबी का हो गया तो उसको स्टोर करना पॉसिबल है लोकली। एंड अब जैसे ही कोई नया नंबर से कॉल आया तो हम लोकली इस चेक कर सकते हैं कि क्या इस नंबर का पैटर्न इस कोई स्पैम पैटर्न से मैच कर रहा है क्या। अगर मैच कर रहा है तो उसे हम उसी समय शो करेंगे कि ये एक स्पैम नंबर है। तो इससे क्या हुआ कि अगर आपका इंटरनेट काफ़ी स्लो भी है तो हम लोकली इसको वेरीफाई कर पा रहे हैं कि जो आपका नंबर है वो स्पैम है कि नहीं, बजाय कि बार बार डेटाबेस में हिट करके चेक करना कि आपका नंबर स्पैम है या नहीं है। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रू कॉलर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 TB स्पैम डेटाबेस, जो डेटाबेस का साइज है वो 5 टेराबाइट है, उसको स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम एक हैश फंक्शन, मतलब उसमें एक हम पैटर्न एनालाइज करते हैं, एंड उस पैटर्न को हम बिट्स में कन्वर्ट करके हम पूरे डेटा को स्टोर करने के बजाय हम इस पैटर्न को स्टोर करते हैं, एंड डायरेक्टली हम पैटर्न से ये पता कर लेते हैं कि अगर ये पैटर्न मैच हो रहा है तो ये आपका नंबर जो है वो स्पैम है। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा अभी तक। अगला जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको जो बताया था कि अगर आपने ट्रू कॉलर में देखा होगा, मान लो मुझे सर्च करना है अमित के नाम से कितने लोग ट्रू कॉलर में हैं, तो मैं वहाँ पर जाके सर्च कर सकता हूँ अमित, एंड वो मुझे दिखा देगा कि अमित के नाम से ये 10 लोग हैं। और उसके पास ये भी फंक्शनलिटी है कि मैं जाके, मान लो कोई अमित के नाम से एक बंदा था, ये मैं जाके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उसका नंबर, और जो एक्चुअल अमित था वो जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस अमित का नंबर चाहिए, तो एक्चुअल अमित के पास क्वेरी गया कि एक कोई बंदा है जो तुम्हारा नंबर देखना चाहता है, क्या तुम उसे इसका एक्सेस देना चाहते हो। तो जैसे वो उधर से एक्सेस देगा मुझे उसका नंबर विजिबल हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 5 बिलियन से भी ज़्यादा डेटा है। अब 5 बिलियन में अमित सर्च करना लाइक ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि मुझे अमित सर्च करना है, तो सब में जाके ट्रैवर्स करेंगे, एंड जितने भी अमिट्स होंगे वो मैं वहाँ पे शो करूँगा। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम इलास्टिक सर्च का यूज़ करते हैं। इलास्टिक सर्च क्या हो गया, मैं समझाता हूँ आपको। जो मैंने आपको बताया कि तो एक्चुअली में जो डेटाबेस में सेव होता है वो आपका पहले से नंबर सेव होता एज एन आईडी, एंड उस नंबर का जो भी डेटा है वो की वैल्यू पेयर में सेव हो गया। तो कोई नंबर सर्च करना ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि डिक्शनरी में कोई भी नंबर, डिक्शनरी या हैश मैप में कोई भी नंबर आईडी के थ्रू सर्च करना ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बट कोई नेम सर्च करना, हर एक में जाके सर्च करना कि क्या अमित नाम है इसका, क्या अमित नाम है इसका, तो वो ऑफ एन टाइम ले लेगा। तो इसके लिए हम इलास्टिक सर्च का यूज़ करते हैं। इसको हम इन्वर्टेड इंडेक्स भी कहते हैं। इसमें हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं। आईडी में नंबर सेव करने के बजाय हम आईडी में नाम सेव करते हैं कि जो अब आईडी में नंबर की जगह मान लो अमित नाम सेव हो गया, अमित जो है अमित के नाम से कितने नंबर से हमने वो सेव कर लिया, तो इसको हम इन्वर्टेड इंडेक्स कहते हैं। तो अब क्या होगा कि किसी ने अमित सर्च किया, तो अमित सर्च करना ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम सर्च कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम शो कर सकते हैं कि अमित के नाम से कितने नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इससे हम इलास्टिक सर्च करते हैं, जिसमें कि कुछ नहीं, बस जो हमने की वैल्यू पेयर स्टोर किया था उसे हम अपोजिट तरीके से स्टोर करते हैं। तो अब कोई भी नाम सर्च करना काफ़ी आसान हो जाता है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है ट्राई का। आपने देखा होगा कि आप मान लो आपने ए सर्च किया, नीचे ट्रू कॉलर ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा कि ए के नाम से कितने लोग हैं। मान लो ए के नाम से अभय है, ए के नाम से अमित है, कि ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा कि ए के नाम से कितने लोग आ सकते हैं। ये कैसे होता है, इसके लिए हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं।
ये सब जो भी मैं आपको अभी ये सब बता रहा हूँ, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर, ये सब जाके आप डीप में पढ़ सकते हो, क्योंकि ये काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स है जो कि डीएसए में हम यूज करते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है कि मान लो कुछ नाम है जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, कुछ नाम है जो कि बी से स्टार्ट हो रहा है, कुछ नाम है जो कि सी से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने कुछ हर एक नाम को इस तरीके से स्टोर किया है कि एक से ए के बाद जितने भी नाम है, मान लो ए के बाद किसी का नाम जैसे मैंने बताया अभय, तो ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद एम आ रहा है अमित में, तो बी, फिर ए के बाद बी के बाद ए के बाद जो बी आया उसके बाद भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं कि ए के बाद बी के बाद एच आ गया या ए के बाद बी के बाद ए आ गया। तो अब जैसे ही किसी बंदे ने ए टाइप किया तो अब हम डायरेक्टली जो बी सी से लेके इधर जेड तक वाला पार्ट है उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब हम अब डायरेक्टली शो करेंगे कि किसी बंदे ने ए टाइप किया तो ए के बाद कितने पॉसिबल नेम्स हमारे पास है जो कि हम नीचे शो कर सकते हैं। तो मान लो किसी बंदे ने ए बी एच टाइप किया, अब ए बी एच टाइप करने के बाद हमारे पास नीचे 3 पॉसिबल नाम्स है, तो हम डायरेक्टली इसमें मल्टीपल सारे चीज़ों को चेक करने के बजाय डायरेक्टली हम ये देखेंगे ए डेटा स्ट्रक्चर में ट्रेवर्स करेंगे ए के बाद बी के बाद एच। अब उसके बाद जो भी हमारे पास नाम अवेलेबल होगा वो नाम हम शो कर सकते हैं डायरेक्टली वहाँ पे, और सजेस्ट कर सकते हैं कि ए बी एच से ये नाम पॉसिबल नाम हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सजेशन काम करता है जिसमें कि हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, और जो नेम सर्च वाला है उसके लिए हम इन्वर्टेड इंडेक्स या इलास्टिक सर्च का यूज़ करते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा ये पार्ट जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब समझते हैं अगला प्रॉब्लम। तो जो iOS होता है उसमें ट्रू कॉलर आपका उतने अच्छे से काम नहीं करता है। तो अब एंड्रॉयड में क्या हो रहा था कि मान लो किसी भी अननोन नंबर से कॉल आया, तो अब जो ट्रू कॉलर है उसके पास एक्सेस है उस नंबर को देखने का कि किस नंबर से कॉल आ रहा है। मतलब ये फ़ोन का एक्सेस है कि ट्रू कॉलर देख सकता है कि किस नंबर से कॉल आ रहा है, वो फिर आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन जो iOS होता है, iOS आपको इस चीज़ का परमिशन नहीं देता। iOS में आप कोई भी एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन की चीज़ों को नहीं देख सकता। तो iOS में क्या होता है कि ट्रू कॉलर को पहले से ही iOS को कुछ एक लिस्ट शेयर करके देना होता है कि मान लो ये 30,000 नंबर्स है जो कि स्पैम नंबर्स है। तो अब ट्रू कॉलर क्या किया है, ट्रू कॉलर ने पहले से ही ये 30,000 बंदों का लिस्ट जो है वो iOS को दे दिया। तो अब कोई भी अगर अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो ट्रू कॉलर की जगह iOS वेरीफाई करेगा कि ये जो नंबर है वो स्पैम है कि नहीं। तो वही है कि इसमें अब हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा iOS को दे सकते हैं। तो ट्रू कॉलर उतने अच्छे से iOS में काम नहीं कर पाता, इसका ये एक प्रॉब्लम था। सेम चीज़ यहाँ पे कि कोई भी नंबर कोई भी फ़ोन आया मान लो, तो ट्रू कॉलर के पास डायरेक्टली एक्सेस नहीं है। ट्रू कॉलर ने एक स्पैम लिस्ट दे रखा है iOS को, और फिर जो iOS सिस्टम है वो वेरीफाई करेगा कि जो नंबर से कॉल आया वो स्पैम है कि नहीं है। तो ये iOS का प्रॉब्लम था, इसलिए iOS में आपने देखा होगा कि ट्रू कॉलर उतने अच्छे से काम नहीं करता है। तो यही था आज के वीडियो में, हमने सारा कुछ कवर कर लिया जितने भी ट्रू कॉलर के फंक्शनैलिटी थे। यहाँ पे एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है जो कि कोई भी रो डेटा है उसे वेटेड वोटिंग उसमें किया गया, फिर एक नाम असाइन किया गया उस नंबर की, किस नाम से उस नंबर को शो करना है, और जो भी रिसेंटली यूज डेटा है उसको हमने कैश में स्टोर करा, और जो भी स्पैम नंबर्स है बहुत कम स्लो इंटरनेट में भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ब्लूम फिल्टर की मदद से। iOS में क्यों ट्रू कॉलर उतने अच्छे से काम नहीं करता, कैसे सर्च काम करता है ट्रू कॉलर का, तो हमने ये सब देख लिया आज के वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करने मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।